नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कुछ इस तरह से है। इन 120 लीटर्स ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, 120 लीटर का एक मिक्सचर है पानी और दूध का। वाटर इज ओनली 25%। उस 120 लीटर मिक्सचर में 25% पानी है और बाकी दूध है। द मिल्क मैन सोल्ड 20 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर। उसका वो जो 120 लीटर था उसमें से 20 लीटर वो बेच देता है। And then he added 16.2 liter of pure milk and 3.8 liter of pure water। और बचे हुए 100 लीटर मिक्सचर में वो 16.2 लीटर प्योर दूध मिलाता है और 3.8 लीटर प्योर वाटर मिलाता है। तो पूछ रहा है कि जो नया मिक्सचर तैयार हुआ है प्योर दूध और पानी ऐड करने के बाद, तो उसमें पानी का परसेंटेज कितना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 21%, 22%, 23% एंड 24%। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे जैसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है हम लोग वैसे वैसे प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है कि 120 लीटर ऑफ मिक्सचर्स है मिल्क एंड वाटर का। तो 120 लीटर मिक्सचर है जिसमें से 25% क्या है, पानी है। तो 25% ऑफ 120 लीटर क्या है, वो पानी है, वाटर। तो एक्चुअली पानी कितना है इसमें, 25% ऑफ 120 लीटर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा कैलकुलेट करने के बाद 30 लीटर। ओके, तो 25% ऑफ 120 लीटर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मैं आपको एक व्यू दे रही हूँ। 25/100 इंटू 120, 0 to 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 30 लीटर। ओके, और मिल्क कितना हो जाएगा, अगर 120 लीटर में 30 लीटर पानी है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, यानी कि 90 लीटर इसमें मिल्क है इनिशियल मिक्सचर में। इसके बाद वो क्या करता है, उसमें से ये 20 लीटर जो है वो मिक्सचर को वो सोल्ड कर देता है, बेच देता है। तो बच जाएगा कितना, 100 लीटर। अब इस 100 लीटर में वो क्या करता है, 16.2 लीटर प्योर मिल्क और 3.8 लीटर प्योर वाटर मिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि 120 लीटर में जब पानी का कंसंट्रेशन 25% है तो उसमें से 20 लीटर बेचने के बाद जो 80 लीटर मिक्सचर बचा है, उस 100 लीटर मिक्सचर जो बचा है उस मिक्सचर में भी पानी का कंसंट्रेशन 25% ही होगा। यानी कि 100 लीटर में कितना पानी है, तो 25% ऑफ 100 लीटर, जो किसके बराबर आएगा, 25 लीटर के। ये पानी है 25 लीटर किसमें, 100 लीटर मिक्सचर में। और ये 25 लीटर कैसे आया, इसी प्रोसेस से, जैसे हमने 25% ऑफ 120 लीटर निकाला था उसी तरह हम यहाँ पे 25% ऑफ 100 लीटर निकाले हैं, जो 25 लीटर आएगा। तो अब ये 100 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें 25 लीटर पानी है और उसी में हम 16.2 लीटर और मिल्क ऐड हुआ है और 3.8 लीटर वाटर ऐड हुआ है। तो नया मिक्सचर जो बना उसमें टोटल कितने लीटर्स अमाउंट ऐड हुए हैं, प्लस 16.2 लीटर मिल्क ऐड हुआ है और प्लस 3.8 लीटर वाटर ऐड हुआ है प्योर फॉर्म में। ओके, तो टोटल अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 120 लीटर। यानी कि
20 लीटर बेचने के बाद और फिर उसमें 16.2 और 3.8 और ऐड करने के बाद जो नया मिक्सचर तैयार हुआ है वो 120 लीटर का तैयार हुआ है। ओके, इसी 120 लीटर मिक्सचर में बताना है कि वाटर का परसेंटेज कितना है। तो वाटर का परसेंटेज कितना होगा, पहले से 100 लीटर में वाटर कितना था 25 लीटर और कितना वाटर ऐड हुआ है 3.8 लीटर। तो न्यू मिक्सचर में वाटर की अमाउंट कितनी है, तो 25 प्लस 3.8 लीटर जो किसके बराबर है 28.8 लीटर के। ठीक है, और ये 28.8 लीटर 120 का कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। तो ये हम निकालेंगे इस तरह से 28.8 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। ओके, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर आएगा 24%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 24%, ऑप्शन डी। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, शर्मा bought 963 articles and sold 900 of them for the price he paid for 963 article। शर्मा नाम के किसी लड़की ने 963 आर्टिकल्स खरीदे टोटल, उसमें से 900 को उन्होंने कितने दाम पे बेचा, जितना उन्होंने 963 आर्टिकल के लिए पे किया, यानी कि शर्मा ने जितना 963 आर्टिकल जितना में खरीदी थी उतना में उसने 900 आर्टिकल्स को बेच दिया। आगे कहते हैं ये he sold the remaining article at the same price per article as the other 900। जब वो 900 आर्टिकल को बेचा था कितना दाम पे, जितना 963 आर्टिकल को उसने खरीदा था। ठीक है, तो 900 आर्टिकल्स का जो पर आर्टिकल रेट पड़ा ना, तो उस रेट पे उसने बचे हुए आर्टिकल्स को बेच दिया। तो अब पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि इस इंटायर ट्रांजैक्शन में, इस पूरे लेन देन में उसे कितने परसेंट का गेन हुआ। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं 7%, 8%, 9% एंड 10%। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले है 963 आर्टिकल्स हैं। ओके, और इस 963 आर्टिकल्स में से 900 आर्टिकल्स को कितने में बेचा गया है, जितना में 963 आर्टिकल को खरीदा गया था। तो हम मान लेते हैं क्या कि 900 आर्टिकल्स को कितना में बेचा गया, x रुपीज में बेचा गया, यानी कि 963 आर्टिकल का सीपी कितना माना गया x। ठीक है, तो जितना में इसको खरीदा गया था उतने ही में 900 को बेचा गया, तो कितना में बेचा गया x में बेचा गया। तो एक आर्टिकल का दाम कितना हो गया, यहाँ पे 900 आर्टिकल का दाम हो गया, सॉरी एसपी है x रुपीज, तो एक आर्टिकल का एसपी कितना पड़ा x बाई 900। ओके, अब आते हैं इसका दूसरा कंडीशन, 900 आर्टिकल्स तो बिक गए, अब बचे हुए आर्टिकल्स, द रिमेनिंग आर्टिकल्स जो कितने होंगे 63। 900 बिक गया तो बच गया 63, तो 63 आर्टिकल को कितने में बेचा इसने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि 900 आर्टिकल्स को बेचते समय जो पर आर्टिकल रेट पड़ा उतने में इन्होंने 63 आर्टिकल्स को बेच दिया, यानी कि 1 आर्टिकल का दाम कितना पड़ा x बाई 900, यानी 63 आर्टिकल्स कितने में बेचे गए x बाई 900। ओके, इंटू 63, लेट इट बी
x बाय 900 इंटू 63। ये है 63 आर्टिकल का प्राइस। अब ये कह रहा है कि पूरे ट्रांजैक्शन में कितना परसेंट गेन हुआ। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन से पता चल रहा है कि उन्हें गेन हुआ है। ओके, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गेन परसेंट इज इक्वल टू जितना गेन हुआ बाई सीपी इंटू 100। यही फॉर्मूला होता है गेन परसेंटेज का। ओके, तो अब हम गेन परसेंट कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें गेन चाहिए होगा कि गेन क्या है, क्योंकि सीपी तो हमारा एक्स है। तो गेन क्या होगा? तो गेन हमेशा होता है एसपी माइनस सीपी। जब लागत मूल्य से ज्यादा में हम किसी चीज को बेचेंगे तभी हमें गेन होगा, यानी कि एसपी सीपी से बड़ा होगा गेन के केस में। सिमिलरली लॉस क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। लॉस तभी होगा जब सीपी सेलिंग प्राइस से कम हो, यानी कि जितनी लागत है उससे कम में सामान बिकता है तो लॉस होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट में। तो यहाँ पे गेन है तो हमें एसपी माइनस सीपी निकालना है। तो एसपी क्या है? एक केस में एसपी एक्स है और दूसरे केस में एसपी क्या है? ये। तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से हम सीपी माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? गेन मिल जाएगा। तो हम सेम चीज यहाँ करेंगे। तो एसपी 1 एक्स प्लस 63 बाई 100 एक्स, सॉरी 900, 63 बाई 900 एक्स। अब ये हो गया सेलिंग प्राइस। इसमें से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिए, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है। तो यहाँ से हम लोग x को कॉमन निकाल के इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? 1 प्लस 63 बाई 100, सॉरी 900 माइनस 1 इंटू 100। ओके, -1 and 1 will be cancelled out. After that, two zeros will be cancelled out and we will get how much? 7% profit. तो हमारा आंसर क्या आया? 7%. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 7%। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिनिश अ पीस ऑफ वर्क in 36 days and 45 days respectively. Then they started working together and after few days A left. After that B could finish the remaining work in 36 days. After how many days of working did A leave? अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी इंडिपेंडेंटली यानी कि अकेले अकेले काम करते हैं, तो वो किसी एक काम को 36 दिन और 45 दिन में रिस्पेक्टिवली खत्म करते हैं। अब कह रहा है कि जब वो साथ काम करना शुरू करते हैं तो साथ काम करते हुए कुछ दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है और बचे हुए काम को बी क्या करता है? 36 दिन में खत्म करता है। तो पूछ रहा है कि ए ने कितने दिनों बाद काम को छोड़ा था। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, 6 डेज, 5 डेज, 3 डेज एंड 4 डेज। तो ये भी टाइम व्हेन वर्क का ही क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग उसी अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि कैलकुलेशन लेंदी ना हो। तो यहाँ पे क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। गिवन है कि ए कितने दिनों में काम को खत्म करता है। तो ए कितने दिनों में काम को खत्म करता है? तो वो 36 डेज में काम को खत्म करता है। और बी कितने दिन में काम को खत्म करता है? तो वो 45 डेज में। तो इन दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो वो क्या आएगा? एलसीएम 180 आएगा एलसीएम। तो ये 180 एलसीएम जो आया वो क्या होता है? हमेशा टोटल वर्क होता है कि इतना काम को करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या मानते हैं कि लेट ए
लेफ्ट द वर्क आफ्टर हाउ मेनी डेज, लेट इट बी x डेज। हमें नहीं पता है तो हम उसे x मान लेते हैं कि x डेज के बाद जो a है क्या है, काम को छोड़ देता है। तो हमें पहले तो a और b की इफिशिएंसी चाहिए होगी, क्योंकि हमें पता है कि हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ओके, हम लोग ये फॉर्मूला ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इफिशिएंसी निकाल सकते हैं a और b की यूनिट में। ये आएगी +5 और ये आएगी +4। ये कैसे आएगी, ये +4 आएगी। ये कैसे आएगी, हम 180 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगी इफिशिएंसी ए की, और 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी इफिशिएंसी बी की, 4 आएगी। ओके, तो अब हम ये निकालते हैं कि शुरू के x डेज जब तक ए ने काम नहीं छोड़ा था तो ए और बी क्या थे, साथ काम कर रहे थे। तो जब ए और बी साथ काम कर रहे थे तो उनकी इफिशिएंसी क्या होगी, उनकी इफिशिएंसी क्या होगी, दोनों की इफिशिएंसी हम ऐड कर देंगे तो 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9। ओके, हम मान लेते हैं कि x डेज के बाद ए ने काम छोड़ा तो x डेज तक ए और बी क्या कर रहे थे, साथ काम कर रहे थे। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 9 जो कि है 5 + 4 x प्लस बाकी बचे काम को बी ने कितने दिन में खत्म किया, 36 दिनों में खत्म किया। तो बी की इफिशिएंसी क्या है, 4। तो 4 × 36, ये टोटल किसके बराबर होगा, 180 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9x प्लस, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 एंड 2 144 आएगा। तो ये 180 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, 180 - 144 विच इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से वी विल गेट x इक्वल टू 4। ओके, तो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 4। तो x क्या था, x था नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच ए लेफ्ट द वर्क। तो हमें क्या पता चला कि a काम शुरू होने के कितने दिनों के बाद, 4 दिनों बाद a काम को क्या करता है, छोड़ देता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर, 4 डेज। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ पर्सन वाज गिवन अ सैलरी इंक्रीमेंट ऑफ 25%, देन अगेन आफ्टर 1 month ही वाज गिवन अनदर इंक्रीमेंट ऑफ 25%. नाउ व्हाट परसेंट एक्स्ट्रा सैलरी डज ही गेट कंपेयर टू हिज इनिशियल सैलरी। इसमें ये कह रहा है कि एक पर्सन को, किसी इंसान को एक सैलरी में इंक्रीमेंट दिया गया 25% का। ठीक है, इस 25% इंक्रीमेंट के बाद अगेन 1 महीने बाद उसे फिर से इंक्रीमेंट दिया गया है 25% का। तो अब पूछ रहा है कि जो सबसे पहले इंसान की सैलरी थी उससे कितना एक्स्ट्रा सैलरी उसे दिया जा रहा है 2 इंक्रीमेंट मिलने के बाद। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 50%, 55.5%, 56.25% एंड 64%। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बिल्कुल बेसिक आप जाएंगे। ओके, इस क्वेश्चन में सिंपल सा कहा है कि एक पर्सन की सैलरी में 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, 25% 25% का। तो 25% प्लस 25% इज इक्वल टू 50%, और हम इंसान के सैलरी का 50% निकाल दें और इस तरह से हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट करें, तो ये गलती कभी ना करें, ये हमेशा गलत आंसर पे आपको ले जाएगा। 25% प्लस 25% और 50% दोनों बिल्कुल अलग चीज़ हैं परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, 25% प्लस 25%, इसका मतलब होता है
25% ऑफ समथिंग, सपोज x, ये जितना आएगा फिर उसका 25%, ये होता है 25% प्लस 25% का मतलब, ओके। और 50% ऑफ x, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज है, ये बिल्कुल एक नहीं है। तो ये आप लोग परसेंटेज में कभी मत कीजिएगा कि दो तरह का परसेंटेज दिया हुआ है कि एक बार इंक्रीमेंट हुआ फिर दोबारा से इंक्रीमेंट हुआ, तो इस तरह से कैलकुलेट कभी मत कीजिएगा कि जोड़ करके हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल लें, ये गलत प्रैक्टिस है, ओके। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि 25% का इंक्रीमेंट हुआ, तो हम मान लेते हैं पर्सन की जो सैलरी है वो कितनी है, एक्स है उसकी सैलरी, एक्स रुपीज है उसकी सैलरी। तो 25% का उसका इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 25% ऑफ एक्स प्लस एक्स, ये अब उसकी नई सैलरी है। तो ये 25% ऑफ एक्स क्या होगा, 25/100 एक्स प्लस एक्स। तो अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25x प्लस 100x/100। ये एक्चुअल में कितना आएगा, 125x/100, ओके। तो इतना जो हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारा आधा मिनट तो लेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि अगर एक्स सैलरी है और 25% का इंक्रीमेंट मिला है, यानी कि टोटल सैलरी का 25% बढ़ गया, यानी कि टोटल सैलरी है 100% और उस पे उस 100% का 25% और मिल रहा है, यानी कि टोटल 125% सैलरी नहीं बनेगी, ओके। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 125% ऑफ एक्स, ओके। एक्स रुपीज की सैलरी पे जब 25% का इंक्रीमेंट मिले, यानी कि इतना ज़्यादा मिले, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 125/100 ऑफ एक्स, यानी इंटू एक्स। तो ये फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद इतनी सैलरी होगी। तो आफ्टर सेकेंड इंक्रीमेंट, ओके, तो सेकेंड इंक्रीमेंट किस पे मिलेगी, एक्स रुपीज पे मिलेगी, नहीं, सेकेंड इंक्रीमेंट जो मिलेगी वो प्रीवियस सैलरी पे मिलेगी, यानी कि पहला इंक्रीमेंट होने के बाद जो सैलरी थी उस पे अब सेकेंड इंक्रीमेंट मिलेगी। तो सेकेंड इंक्रीमेंट क्या हो जाएगी, 125/100, जैसे मैंने यहाँ लिखा था उसी तरह। और सैलरी किस पे मिलेगी इंक्रीमेंट, तो 125/100 एक्स, इस पे मिलेगी इंक्रीमेंट, ओके। तो ये चीजें ध्यान देने की चीज है। तो अब ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 125/100 स्क्वायर एक्स, ये है सेकेंड इंक्रीमेंट के बाद सैलरी। अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, व्हाट परसेंट एक्स्ट्रा सैलरी डज ही गेट कंपेयर टू हिज इनिशियल सैलरी। तो परसेंटेज हमें निकालना है, तो पहले हम लोग निकालेंगे कि कितना एक्स्ट्रा मिला। तो न्यू ये है और इनिशियल एक्स है, तो हम न्यू वाले में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, तो उतनी सैलरी उसे एक्स्ट्रा मिल रही होगी। तो एक्स्ट्रा सैलरी बाय टोटल सैलरी, मतलब इनिशियल टोटल सैलरी जितनी थी इंटू 100, ये होगा परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा सैलरी। मैंने क्या बोला कि जितनी एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही होगी, रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर निकालनी है
किसी की भी, तो जितना एक्स्ट्रा है या कम है या ज़्यादा है, चेंज यहाँ पे लिखेंगे हम। जो भी चेंज हो रहा हो, बढ़ रहा हो या घट रहा हो। और नीचे लिखेंगे जो इनिशियल होगा, इनिशियल जो भी होगा, इनिशियल से बढ़ेगा या इनिशियल से और घटेगा, तो यहाँ पे इनिशियल हम लिखेंगे और इंटू 100। ये जो होगा, ये तरीका होगा परसेंटेज कैलकुलेट करने का। तो जैसे यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग पहले निकालेंगे कि एक्स्ट्रा सैलरी कितनी है। तो हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो वो एक्स्ट्रा सैलरी निकलेगी, यानी इतनी चेंज हुई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन सैलरी, नीचे लिखेंगे इनिशियल सैलरी यानी एक्स लिखेंगे और इंटू 100। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंटेज कैलकुलेट करने वाले हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारा क्या होगा, 125 बाई 100 स्क्वायर x माइनस x बाय 100 इंटू बाई x इंटू 100। तो यहाँ x है, यहाँ x है, तो x ऊपर से हम कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इतनी चीज़ें होप सो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पे ये सेक्शन इरेज करते हैं ताकि हम आगे का सॉल्यूशन आपको बता सकें। ओके, अब इसके आगे के सॉल्यूशन में हम कहाँ तक आपको बता चुके थे कि कैंसिल आउट करने के बाद x को आपके पास ये बच रहा होगा, और यही आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज देगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह आएगा। यहाँ पे 100 में 2 जीरोस है और यहाँ पे 100 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखे हैं 2 जीरो कैंसिल करके। अब यहाँ पे से आप चाहे तो 125 का स्क्वायर निकालें, फिर 100 का स्क्वायर निकालें और फिर आप उसको माइनस करें, लेकिन ये बहुत ही लेंदी होगा। लेकिन आपको हमेशा कोशिश करनी है अरिथमेटिक के प्रॉब्लम्स में कि आप अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें। जिस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है डिटेल में, ताकि आपको सॉल्यूशन और क्वेश्चन किस तरह करना है वो समझ में आ जाए। लेकिन आप एग्ज़ाम में बनाते वक्त आप कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर सकें। अगर आपके माइंड में कैलकुलेशन रॉन्ग होने के चांसेस हैं तो आप कभी मत ट्राई कीजिए कि आप बड़े बड़े कैलकुलेशन को माइंड में करें। आप पेन कॉपी पर ही कीजिए, बट स्मार्ट वे में कीजिए कि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव हो। जैसे कि यहाँ पर हम 125 का स्क्वायर करने के बजाय हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि होता है किसके बराबर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के। तो यहाँ पे ए है 125 एंड बी है 100, तो इसको हम लिख सकते हैं 125 प्लस 100 इंटू 125 माइनस 100 बाय 100। दिस विल बी 225 इंटू 25 बाय 100। अब आप इसको बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब आपको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई बड़े बड़े नंबर्स को नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा। अब आपको बस 225/4 को कैलकुलेट करना होगा, जो कि आएगा 56.25%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 56.25। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या फिर दिमाग में सोचते हैं कि इस तरह से हो रहा है और कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो ये है कि हमें इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर करेक्ट आंसर आएगा उस पर टिक करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो उसके पहले हम ध्यान देंगे कि सारे ऑप्शंस में लास्ट 3 डिजिट जो क्या है वो है सेम है। चेंजेस जो शुरू हुई हैं वो 4th डिजिट से शुरू हुई हैं। तो हम क्या करेंगे कि 4th और 5th डिजिट तक ही मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ से आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जो टाइम है वो सेव हो जाए। ओके, तो अब इसे मल्टीप्लाई करना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वी विल गेट सबसे पहला जो रो मिलेगा हमें वो ये मिलेगा। उसके बाद दूसरे रो में हमें 4 to 5 प्लेसेस तक जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा आंसर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 6 2 5 ओके। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 8 यहाँ आया 4th पोजीशन पे, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है उसमें 4th पोजीशन पे 9 है, तो हम सी ऑप्शन पहले डिस्कार्ड करेंगे। अब क्या है, यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, तो 8 के पहले 3 आने वाला बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 वो ये है, अ ग्रॉसर हैज अ सेल ऑफ ₹6,435, 6,930, 7,522, 7,230 and 8,500 rupees for 5 consecutive month। किसी ग्रॉसर का यानी किसी सब्जी वाले का 5 महीने का आपको ये दिया हुआ है सेल कि इतने इतने रुपीस की सामान यानी कि उसकी सब्जी सेल हुई है, ठीक है। अब how much sale must he have in the 6th month so that he gets an average sale of 6,500। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि छठे महीने में उसे कितनी सेल होनी चाहिए ताकि उसके 6 महीने का कितना आ जाए, एवरेज सेल कितना आ जाए, 6,500 रुपए। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस ये दिए हुए हैं आपके पास। तो हम मान लेते हैं कि छठे महीने में उसे कितनी सेल हुई है, एक्स सेल हुई है, ठीक है, यानी कि 6th मंथ में उसकी सेल क्या है, ₹x है, ओके। और बाकी 5 महीनों की उसकी सेल दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज क्या होता है, sum of the observations divided by total number of observations, यही एवरेज होता है जो कि दिया हुआ है 6,500 रुपीज। यानी कि ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लिख सकते हैं, ये पहले मंथ का सेल है, फिर ये दूसरे मंथ का सेल है, फिर ये तीसरे मंथ का सेल है। हम सबको ऐड करते जा रहे हैं क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। और फिर ये 5 महीने का सेल है, ठीक है, और छठे महीने का सेल एक्स है, इसको हम ऐड कर दिए छठों को। और फिर टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है तो हम 6 से डिवाइड करेंगे। और ये किसके बराबर है, 6 महीने के एवरेज क्या है, 6,500, जो यहाँ हम लिख रहे हैं 6,500, तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। आप इन पांचों को ऐड करेंगे तो आपको ऐड करने के बाद मिलेगा 36617 प्लस x डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6,500। यहाँ से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। यहाँ से x कैलकुलेट हो जाएगा जो कि आएगा कितना, 2383। तो ये हमें क्या मिल गया, x मिल गया। और x क्या था, छठे महीने का सेल था।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2383। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, द एज ऑफ सचिन इज 4 times that of his son. 5 years ago Sachin was 9 times as old as his son was at that time. The present age of Sachin is। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सचिन की जो प्रेजेंट एज है वो उसके बेटे से 4 गुने है। प्रेजेंट एज उसके बेटे से 4 गुने है। तो 5 साल पहले क्या था कि सचिन की जो एज थी उसके बेटे से 9 गुने थी। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि सचिन की प्रेजेंट एज बताइए। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 25 ईयर्स, 36 ईयर्स, 32 ईयर्स एंड 48 ईयर्स। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि सचिन की एज जो है उसके बेटे से 4 गुने है। तो हम मान लेते हैं कि सचिन के बेटे की एज कितनी है? x। तो सचिन की एज कितनी हो जाएगी? 4x। और ये हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। ओके, ये हम इसकी प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। ये 4 गुने हैं उसके बेटे से। अब हम 5 साल पहले की बात करते हैं। 5 years ago। 5 years ago क्या सीन था? 5 years ago ये कहा जा रहा है कि पहले तो 5 साल हम पीछे जाएंगे। तो 5 साल अगर हम पीछे जाते हैं तो सचिन की एज क्या हो जाएगी? 4x - 5। और उसके बेटे की एज क्या हो जाएगी? x - 5। तो अब वो कह रहा है कि सचिन की एज 5 साल पहले उसके बेटे से 9 गुने थी, यानी कि उसके बेटे से सचिन की एज 9 गुने ज़्यादा थी। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट करना चाहेंगे तो हमें चाहे तो हम सचिन की एज को 9 गुने घटा दें या फिर उसके बेटे की एज में 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तभी हम इन दो इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे उसके बेटे की एज में 9 टाइम्स बढ़ा दे रहे हैं। तो अब ये दोनों इक्वेशन हम दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया और इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 4x - 5 एंड 9x - 45। तो ये आ जाएगा 5x = 40। फ्रॉम हेयर वी विल गेट x = 8। तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सचिन की प्रेजेंट एज क्या है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज? तो प्रेजेंट एज विल बी 4x, जैसा हमने यहाँ माना था, और x का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है। तो सचिन की प्रेजेंट एज हमें क्या मिलेगी? 4 × 8 दैट इज 32 ईयर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन सी 32 ईयर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ बैग कंटेन्स 6 ब्लैक एंड 8 white balls. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is white? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैग में 6 ब्लैक बॉल हैं और 8 व्हाइट बॉल हैं। किसी एक बॉल को रैंडमली निकाला गया है बैग से। तो पूछा जा रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो जो बॉल होगा वो वाइट होगा। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, 3/4, 4/7, 1/8 एंड 9/52। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ऑब्वियस है। और प्रोबेबिलिटी का जनरल फार्मूला जो बहुत ही बेसिक होता है वो क्या है? अगर हमको किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओके, तो उसका बेसिक फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। सॉरी, टोटल आउटकम्स। तो अब हमें सिर्फ ये पहचानना है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे और टोटल आउटकम कितने होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो आइए इस क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होना चाहिए कि व्हाइट बॉल आना है। इतने आउटकम्स होने के कितने चांसेस हैं? तो 8 व्हाइट बॉल है, तो हो सकता है कि जितनी बार हम बॉल्स निकालें वो अलग अलग बार अलग अलग बॉल आए, यानी कि 8 व्हाइट बॉल है तो हमारे आउटकम क्या हो जाएगी? 8। ओके, और टोटल आउटकम कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगे 6 + 8। तो 6 + 8 क्या होगा? 14। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आएगा? 4/7।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4/7। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को समझने के लिए हम आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहते हैं जो बहुत ही बेसिक है, डाइस का एग्जाम्पल। अगर एक क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि एक डाइस है जिसको रोल किया गया है तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है कि 1 आना चाहिए। तो 1 डाइस में कितनी बार आ सकता है, 1 डाइस में सिर्फ एक फेस पर होता है। डाइस के जो 6 फेसेस होते हैं उनमें एक फेस पर ही 1 होता है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 1। और टोटल आउटकम क्या हो जाएंगी, तो टोटल डाइस में कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं, तो 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो फेवरेबल आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम्स कितनी है 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। उसी तरह अगर इसी डाइस के क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डाइस में कितने इवन नंबर्स होते हैं, तो डाइस में कौन कौन से इवन नंबर्स होते हैं, 2, 4 एंड 6, ये 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम से हमारे पास 2, 4, 6, तो 3 है, तो हम फेवरेबल आउटकम्स की जगह 3 लिखेंगे। और टोटल आउटकम्स क्या होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, तो 3/6। तो इसको कैंसिल करके हम लिख सकते हैं 1/2। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। तो इसी तरह मैंने ये बॉल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है कि व्हाइट आनी चाहिए बॉल निकालने पे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो व्हाइट बॉल्स कितने हैं, 8 हैं, तो हमने ऊपर में 8 लिख दिया। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो बैग में टोटल कितने बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल भी तो हैं, तो 6 + 8 14, तो नीचे मैंने 14 लिखा है। अब सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ गया 4/7। ओके, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ मैन ऑन टूर ट्रेवल्स फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 61 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 200 किलोमीटर ऑफ द टूर इज। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंसान जो है वो ट्रैवल के लिए निकलता है टूर पे, तो वो पहला 160 किलोमीटर 61 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करता है इस स्पीड पे, और जो दूसरा 160 किलोमीटर होता है वो ट्रैवल करता है 80 किलोमीटर पर आवर पे। तो इस इंसान की एवरेज स्पीड बताइए जिससे वो टूर पे ट्रैवल कर रहा है। तो एवरेज स्पीड कितनी निकालनी है, 200, फर्स्ट 200 किलोमीटर के लिए बस निकालनी है। तो हमारे पास जो हमारा 4 ऑप्शन है वो ये है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एवरेज स्पीड होता है उसकी फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, तो हमें फर्स्ट 200 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो फर्स्ट 200 किलोमीटर पे वो पहला 160 किलोमीटर क्या करेगा, 61 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करेगा, और जो बचा हुआ 40 किलोमीटर है वो उसको 80 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करेगा। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि हमें 200 किलोमीटर के लिए एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 किलोमीटर, और हमें टोटल टाइम निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 160 किलोमीटर के लिए क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि वो T1 है, तो T1 क्या हो जाएगा 160 अपॉन 61 आवर। ओके, सिमिलरली हम अब 40 किलोमीटर के लिए निकालेंगे, तो 40 किलोमीटर के लिए T2 क्या हो जाएगा 40 अपॉन 80 आवर। ओके, जो कैंसिल आउट होने के बाद आएगा 1/2 आवर। ठीक है, तो अब हम T1 + T2 निकालेंगे कि टोटल टाइम हमें उस इंसान को कितना लगेगा वो हमें पता चल जाएगा। तो टोटल टाइम क्या आएगा 160 अपॉन 61 + 1/2। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 320 + 61 अपॉन 61 × 2। इसको फाइनल सॉल्व करके हमें मिलेगा T1 + T2 381 अपॉन 122 आवर। ओके, अब हम यहाँ से एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी
200, क्योंकि हमें सिर्फ 200 किलोमीटर के लिए ही निकालनी है, फर्स्ट 200 किलोमीटर के लिए। और टोटल टाइम टेकन कितना है 200 किलोमीटर के लिए, ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो हम टाइम टेकन से इसको डिवाइड करेंगे, तो 381 अपॉन 122, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हम इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 64.04 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ऊपर में डिस्टेंस है तो यहाँ पे यूनिट क्या होगी, किलोमीटर, और नीचे हमने टाइम लिखा है तो नीचे होगा आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर आएगा इसका एवरेज स्पीड। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 ऑफ देम इज 14 एंड द लास्ट ऑफ 12 इज 17, फाइंड द 13th रिजल्ट। ये कह रहा है कि कोई 25 रिजल्ट्स दिए हुए हैं, यानी कि 25 नंबर्स हैं कोई, जिनका एवरेज 18 है। पहले 12 नंबर्स का जो एवरेज है वो 14 है, और लास्ट 12 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 17 है। तो फाइंड द 13th रिजल्ट, तो 13वां रिजल्ट यानी 13वां नंबर कौन सा है वो निकालना है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, 87, 78, 49 एंड 55। ओके, तो इसको हम कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है, एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो अगर हमारे पास 5 नंबर दिए हुए हैं कोई भी, अब पूछा जाए कि इन पांचों का एवरेज निकालो, तो हम क्या करेंगे, उन पांचों नंबर्स को ऐड कर देंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 5 नंबर का एवरेज। तो इसीलिए कोई भी नंबर दिया हुआ हो और कितना भी दिया हुआ हो, अगर उसका एवरेज निकालने को आए तो सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे और उसको किससे डिवाइड करेंगे, टोटल जितने नंबर्स थे। ठीक है, तो ये उसका एवरेज दे देगा। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18, तो हम मान लेते हैं कि वो रिजल्ट्स क्या क्या हैं, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x25। ये मान लेते हैं कि 25 रिजल्ट्स हैं, जिसको हम 25 से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज देगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है, 18 है। तो हम इसको 18 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इज 14, पहले 12 का एवरेज, यानी कि पहले 12 नंबर कितने होंगे, x1 प्लस x2 डॉट 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 प्लस x12 डिवाइडेड बाय 12, वो किसके बराबर होगा, 14 के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है दिया हुआ कि लास्ट 12 का एवरेज 17 है, तो लास्ट 12 नंबर्स कौन से होंगे, तो लास्ट 12 नंबर होगा जिसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं, x25 फिर x24 x23, इस तरह बढ़ते जाएंगे और लास्ट 12 लेना है। तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि ये एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक है, x14 प्लस x15 प्लस डॉट 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 प्लस x25, यानी कि जो रिजल्ट है, यानी कि जो नंबर x14 है, x15 यहाँ से शुरुआत करके x25 तक ले जाएंगे तो वो कितने आएंगे, टोटल 12 आएंगे। आप काउंट करके देख सकते हैं, 14 से 25 12 आएंगे। तो ये 12 का एवरेज कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि जो x13 है वो क्या होगा, तो x13 कैसे निकालेंगे, x13 यहाँ पर एडेड है, यहाँ पे x13 क्या है वो नहीं है, यहाँ पे भी x13 नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको आप गौर कीजिए, अगर हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे सॉल्व करें तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x25, ये सम हम निकाल सकते हैं। अगर हम 25 को इस साइड लाके 18 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 इंटू 25, तो ये जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, x1 से x25 तक का सम दे देगा, कि जितने भी नंबर्स हैं x1 यानी कि फर्स्ट पोजीशन से लेके 25 पोजीशन तक सबका सम दे देगा, जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 450। ठीक है,
अब उसी तरह से ये वाले इक्वेशन को अब हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस x12, यानी कि पहले 12 जो नंबर है, पहला 12 जो नंबर है उसका सम हम यहाँ से निकाल सकते हैं 14 इंटू 12। इसको सॉल्व करने पे ये आपको आएगा 168। इसके बाद इस तीसरे को भी हम इसी तरह लिख सकते हैं x14 प्लस x15 प्लस डॉट 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 x25 इज इक्वल टू, यानी कि लास्ट 12 जितना नंबर है उन सब का सम कितना आएगा 17 इंटू 12, जो किसके बराबर आएगा 204 के। अब आप गौर कीजिए कि अगर हम इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। ये क्या है, x1 से लेके x12, यानी कि पहले 12 का सम है और ये लास्ट 12 का सम है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x1 से लेके x25 तक का सम मिलेगा, जिसमें कि क्या रह रहा होगा, कौन सा नंबर ऐड नहीं हुआ होगा, x13। ये चीज आप ध्यान दीजिए, x13 इन दोनों में ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ x12 पे खत्म हो रहा है और यहाँ x14 से शुरू हो रहा है, तो यानी x13 इन दोनों में ही नहीं है। लेकिन ये जो सबसे पहले वाला जो सम है इसमें x1 से लेके x25 तक सभी नंबर्स 25 के 25 नंबर्स का सम है। तो अगर इस सम में से हम इन दोनों का सम को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, x13 की वैल्यू पता चल जाएगी कि 13 पोजीशन पे कौन सा नंबर है। ठीक है, तो x13 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 450 माइनस, मैंने बताया कि इसमें से अगर हम इन दोनों का सम माइनस कर देंगे तो हमें x13 पता चल जाएगा। तो 450 माइनस 168 प्लस 204, और ये आपको क्या मिलेगा, 450 माइनस 372, और ये किसके बराबर आएगा, 78 के बराबर। तो हमें क्या पता चला कि जो 13th रिजल्ट है वो क्या है, 78 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ऑन 8 दिसंबर 2007 सैटरडे फॉल्स, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 8 दिसंबर 2008। ये कह रहा है कि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार का दिन था, तो 8 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास, मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ही आसान सा ट्रिक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है 8 दिसंबर 2007 को सैटरडे है, ठीक है, 8 दिसंबर 2007 क्या है, सैटरडे है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जो डेट होता है और मंथ होता है वो सेम रखा जाता है, बस ईयर को चेंज किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 8 दिसंबर 2007 का डेट पता है, दिया हुआ है यानी गिवन है, और आपको 8 दिसंबर 2008 का ही दिन पूछा गया है, यानी कि डेट और मंथ को क्या रखा गया है, सेम रखा गया है, बस ईयर को चेंज किया गया है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, जब डेट और मंथ सेम हो, आप देखिए कि जौन सा ईयर के लिए पूछा गया है वो ईयर लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अगर वो लीप ईयर है तो आप +2 ऐड करेंगे, और अगर वो नॉर्मल ईयर है तो आप +1 ऐड करेंगे। यानी कि ये +2 और ये +1 कहाँ ऐड करना है, ये क्वेश्चन होगा आपका। तो जैसे कि यहाँ पर 8 दिसंबर 2007 सैटरडे है और आपको 2008 का 8 दिसंबर के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो 2008 है वो एक लीप ईयर है। ठीक है, 2008 जो है वो लीप ईयर होता है, आप चेक कर सकते हैं इसे। तो 2008 लीप ईयर है, तो क्या कहे कि लीप ईयर में हम +2 को ऐड करेंगे। तो +2 को ऐड करने का मतलब है कि जो दिन दिया हुआ है उसमें हम 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि 2007 का ये सैटरडे है, तो
8 दिसंबर क्या होगा, सैटरडे के बाद दूसरा दिन, यानी कि सैटरडे के बाद संडे आता है और संडे के बाद आता है मंडे, तो ये क्या हो जाएगा, मंडे, यानी कि 8 दिसंबर 2008 को क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, अगर 2008 लीप ईयर नहीं होता या फिर 2008 की जगह कोई दूसरा ईयर होता इस तरह से कि वो लीप ईयर ना होता, तो हम क्या करते, वहां पे +1 करते, यानी कि हम सिर्फ नेक्स्ट डे आगे बढ़ते। अगर गिवन ईयर का डे और मंथ सेम है और वो सैटरडे पड़ रहा है, तो जो नॉर्मल ईयर के लिए अगर पूछा जाए तो वो क्या होगा, सैटरडे का नेक्स्ट डे होगा, यानी संडे होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंडे, ऑप्शन ए। हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ सम ऑफ ₹12,500 अमाउंट्स टू ₹15,500 इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कह रहा है कि 12,500 रुपये पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पे लगाते हैं तो हमें 4 साल में 15,500 रुपये वो बन जाते हैं कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे लगाए हैं वो इस पे दिया हुआ नहीं है, तो हमें वही रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, और 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, 3%, 4%, 5% और 6%। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है। प्रिंसिपल अमाउंट है 12,500। ठीक है, और आपका जो नया अमाउंट होगा यानी इंटरेस्ट जुड़ने के बाद वो कितना अमाउंट है नया, 15,500। यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। नया बढ़ के कितना हुआ और इनिशियल आपने कितना इंटरेस्ट पे पैसा लगाया था, अगर हम वो माइनस कर दें तो वो क्या आ जाएगा, कितना आपको इंटरेस्ट मिला वो आ जाएगा। तो हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3,000। ठीक है, यानी कि 3,000 क्या हो गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एसआई हो गया। अब एसआई का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ये होता है। तो प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कितना है, 3,000। ठीक है, प्रिंसिपल आपको पता है कितना है, 12,500। रेट आपको कैलकुलेट करना है, टाइम आपको दिया है 4 years बाय 100, तो ये है। अब आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, आर का वैल्यू आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 3,000 इंटू 100 बाय 12,500 इंटू 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये मिलेगा हाउ मच, ये आपको आ जाएगा 6। ओके, तो आर इक्वल टू मिल जाएगा आपको 6%, यानी कि 6% रेट पे अगर हम 12,500 रुपये को लगाएंगे तो 4 साल बाद वो रुपया बढ़ के कितना हो जाएगा, 15,500। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 65% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 20% ऑफ 422.50। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं 84.5, 130, 139.425 एंड 200। तो ये बहुत ही सिंपल सा मैथ्स का प्रॉब्लम है, इसको बस आपको सॉल्व करना होगा। तो हम मान लेते हैं ये जो वॉट के जगह पे हम x मान लेते हैं कि वो नंबर x है। तो 65% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ 422.50। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 65x इज इक्वल टू 20/100 इंटू 422.50। अब आप इसको बस सॉल्व कर दीजिए।
अब इसको बस सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते ही आपको x का क्या हो जाएगा, वैल्यू पता चल जाएगा। तो आप इसको जितनी चीजें कैंसिल आउट हो रही है आप उन्हें कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 130। ठीक है, ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा ये क्वेश्चन, इसमें कोई बेसिकली समझने वाली बहुत हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। आपको बस इसको कैलकुलेट करना होगा। परसेंट पता होना चाहिए कि 65% का मतलब क्या होता है और ऑफ का मतलब क्या होता है। तो ऑफ का मतलब वही होता है कि मल्टीप्लाई हम करते हैं और परसेंट में हम लोग 65/100% निकालते हैं x का। तो हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 113। कैंसिल आउट करने के बाद जितनी भी चीज़ें जैसे कि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो आप इन्हें कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो 130 इसका आंसर आएगा। आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, अ रेक्टेंगुलर पार्किंग स्पेस इज मार्क्ड आउट बाय पेंटिंग 3 of its sides if the length of the unpainted side is 9 feet and the sum of the lengths of the painted side is 37 feet, then what is the area of the parking space in square feet? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्किंग स्पेस है जिसमें कि उसके 3 साइड को पेंट किया गया है और एक साइड को पेंट नहीं किया गया है। तो जौन सा साइड पेंट नहीं किया गया है वो है 9 फीट और जो साइड्स पेंट किए हुए हैं 3 साइड, उन साइड का लेंथ का सम है 37 फीट। ओके, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्किंग स्पेस इन स्क्वायर फीट? तो हमें उस पार्किंग स्पेस जो रेक्टेंगुलर शेप का है उसका एरिया निकालना है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 46, 81, 126 एंड 252। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम फिगर से समझते हैं। ओके, तो इसके फिगर कुछ इस तरह का बनेगा। ये मान लेते हैं हमारा पार्किंग स्पेस है और हम ये सपोज करते हैं कि ये 3 जो साइड्स हैं वो पेंट किया हुआ है और जो एक साइड बचा हुआ है जो पेंट नहीं किया हुआ है उसका लेंथ क्या है, 9 फीट। तो हम सपोज करते हैं कि ये साइड पेंट नहीं किया हुआ है तो इसका लेंथ क्या है, 9 फीट। ठीक है, तो चूंकि ये रेक्टेंगल है तो ये जो साइड है इसके अपोजिट जो साइड होगा वो भी क्या होगा, सेम लेंथ का होगा, तो ये भी 9 फीट का ही होगा। और ये जो साइड है ये दोनों जो एक दूसरे के अपोजिट है ये भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और हम मान लेते हैं कि उसका जो लेंथ है वो क्या है, x फीट है। ओके, हम उसे x फीट मान लेते हैं। तो अब ये गिवन है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंटेड साइड इज 37 फीट, यानी कि जो साइड्स पेंट की हुई हैं उन सब का सम क्या है, 37 फीट। तो पेंट की हुई साइड ये है और ये है, तो अब इनका सम क्या होगा, 37 के बराबर होगा, यानी कि x plus 9 plus x is equal to how much, 37. We have here 2x plus 9 is equal to 37, then 2x equal to 37 minus 9 is equal to 28. Now here x is equal to 14. तो हमें क्या मिल गया, x equal to 14 मिल गया, यानी कि ये साइड हमें कितनी मिल गई, 14 फीट। अब पूछ रहा है कि इस रेक्टेंगुलर स्पेस का एरिया निकालिए। तो हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे दो मेजरमेंट्स क्या आई हैं, 14 फीट और 9 फीट, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 इंटू 9 वी विल गेट 126 फीट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।